टॉक अबाउट द लास्ट लेक्चर ऑफ आयुष काम्य अध्याय। इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे इन प्रीवियस वीडियोस में, तो आप प्लीज जाके पहले गो थ्रू कर लो, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज का मतलब पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ काल। ठीक है, तो काल का मतलब होता है समय। सो बेसिकली काल को दो टाइप्स में बांटा गया, शनादि और व्याधि अवस्था। जो शनादि है उसको बोला जा रहा है बाई क्लॉक, मतलब आप उसको क्लॉक से मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या आता है, मोमेंट, अ सेकेंड, मिनट, आवर एक्सेट्रा। शनादि जो है वो डिजीज और मेडिसिन से कंसर्न रहता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी फिजिशियन है, उसके पास कोई पेशेंट आता है, तो वो फिजिशियन उस पेशेंट से पूछता है कि ये डिजीज कब था या फिर कब से आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो वो एक मोमेंट पूछ रहा है या फिर वो शनादि पूछ रहा है। एंड फिर जो वो उनको जो भी मेडिसिन प्रीफर करता है या फिर प्रिस्क्राइब करता है, तो वो प्रॉपर एक टाइम बताता है कि आपको ये टाइम में ये मेडिसिन लेना है। तो ये सब शनादि की वजह से, मतलब वो शनादि के बेसिस पे वो बता रहा है। ठीक है, अब आता है दूसरा टाइप, व्याधि अवस्था। व्याधि अवस्था का मतलब है कि स्टेजेस ऑफ डिजीज। सो इसमें 6 स्टेजेस होते हैं, जिसको हम लोग षट क्रिया काल बोलते हैं। एंड ये हम लोग फिजियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि षट क्रिया काल होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ थेरेपीज। मेडिसिन का हम लोग आयुर्वेद में बोलेंगे औषध। तो ये 2 तरह के होते हैं, शोधन और समन। शोधन को हम लोग एलिमिनेटिव थेरेपी बोलते हैं एंड समन को पैलिएटिव मेजर्स। सो पहले हम लोग शोधन देखते हैं। शोधन को सुपीरियर बोला गया है, क्यों बोला गया हम लोग आगे देखेंगे। ये जो शोधन का जो प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है ना कि जो भी हमारे बॉडी में जो दोष का वाइटेशन हो गया है, सो मतलब जो दोष बढ़ गया है उसको हम लोग इलिमिनेट करते हैं हमारे बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ पंचकर्मा। एंड जो दोष बढ़ा हुआ है उसको हम लोग वापस नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। जबकि समन में ऐसा नहीं है, हम लोग समन में दोष को एलिमिनेट नहीं करते और हम लोग कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, कोई द्रव्य अडॉप्ट करते हैं जिससे कि दोष का नॉर्मल कंडीशन पे वो ऑटोमेटिक आ जाए। सो शोधन को सुपीरियर इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग इसमें दोष को एलिमिनेट कर देते हैं। सो इसमें दोष का बढ़ने का चांस नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई शोधन इज सुपीरियर देन समन। अब आता है हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सोमैटिक डिसऑर्डर और साइको डिसऑर्डर। मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट को सोमैटिक प्रॉब्लम्स हो या फिर साइको प्रॉब्लम्स हो, तो उसका ट्रीटमेंट का लाइन क्या होगा, मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा। सो सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे शारीरिक दोष की वजह से, उसमें हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सो वी ऑल नो कि हमारे बॉडी में 3 दोष होती है, वात, पित्त, कफ। तो पर्टिकुलर दोष के लिए कौन सा थेरेपी करना चाहिए, शोधन में एंड देन समन में। तो पहले शोधन देखने वाले। सो वात के लिए वस्ती देना चाहिए शोधन में, मतलब वाइटेटेड दोष को निकालने के लिए। पित्त वाले को विरेचन एंड कफ वाले को वमन। सो हम लोग पर्टिकुलर मीनिंग देखेंगे व्हाट इज वस्ती, विरेचन एंड वमन। वस्ती का मतलब होता है कि हम लोग मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे थ्रू एनो रेक्टल रूट, मतलब इसमें जो रूट होता है वो सेम होता है डालने का भी एंड जो वापस वो मेडिसिन निकलता है उसका भी। विरेचन में होता है हम लोग ओरल रूट से मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एंड एलिमिनेट बाय रेक्टम। एंड एट लास्ट वमन में होता है कि हम लोग मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ओरल रूट एंड एलिमिनेट भी ओरल से करते हैं, दैट इज वॉमिटिंग। अब है बेस्ट समन ड्रग। समन का मतलब मैंने बताया कि इसमें दोष को हम लोग एलिमिनेट नहीं करते, कुछ हम लोग द्रव्य यूज करते हैं जिससे कि दोष अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो वात वाले को, मतलब जिसमें वात बढ़ चुकी है, तो उसको हम लोग तेल, स्निग्ध पदार्थ देंगे, तेल देंगे। पित्त में घृत यूज करेंगे जो शीत होता है, और कफ में मधु जो उष्ण और रुक्ष होता है। तो ये तीनों समन में आता है। अब है हमारा मानसिक दोष का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें बेसिकली धी, धैर्य और आत्मा से करते हैं। पहला आता है धी। धी का मतलब होता है नॉलेज और इंटेलिजेंस एंड टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली। जो भी फिजिशियन रहता है वो पर्सन को मतलब बताता है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, मतलब उसके नॉलेज को इम्प्रूव करता है, प्लस इंटेलिजेंस को भी, मतलब उसको सही गलत के बारे में बताता है, वो धी में आता है। धैर्य, करेज, कॉन्फिडेंस और विल पावर, मतलब कि उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। अगर किसी कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, सो धैर्य से उसके कॉन्फिडेंस को हम लोग बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड एट लास्ट आत्मा, मतलब कि खुद के बारे में जानना, नॉलेज ऑफ सेल्फ, एंड उसको पता होना चाहिए कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो कौन से देश से बिलोंग कर रहा है, कौन से प्रेजेंट काल चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना चाहिए। सो ये तीनों मानसिक दोष के ट्रीटमेंट के लिए आता है। अब हम लोग देखेंगे
पाद चतुष्टय मतलब 4 लिम्ब ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी सक्सेसफुल थेरेपी करने के लिए हमें ये चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कौन कौन सा? पहला भीषक, वैद्य जिसको हम लोग फिजिशियन बोलेंगे, द्रव्य वो ड्रग जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, उपस्थ परिचारक जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्स वगैरह, एंड एट लास्ट रोगी पेशेंट। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कोई भी थेरेपी को परफॉर्म करने के लिए। अब पहला भीषक में देखेंगे कौन कौन से क्वालिटी पाए जाते हैं। तो भीषक में पहले तो दक्ष होना चाहिए वो भीषक, मतलब वो एक्सपर्ट होना चाहिए। देन तीर्थार्थ शास्त्रार्थ मतलब कि उसको उसके जो थ्योरी में उसको नॉलेज होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, अकेडमिकली क्वालिफाइड होना चाहिए वो। देन दृष्ट कर्मा मतलब वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड एट लास्ट सूची मतलब वो हाइजेनिक होने चाहिए, या ना कि सिर्फ बॉडी से ही प्लस माइंड से भी, स्पीच से भी, मतलब वो पेशेंट से अच्छे से बोले, प्लस उसके दिमाग में कुछ गंदी बातें नहीं चले, मतलब वो बॉडी माइंड और स्पीच तीनों से वो प्योर होना चाहिए। अब आता है द्रव्य मतलब ड्रग। पहला है उसमें बहुकल्प, वो ड्रग होना चाहिए, मतलब कि हम लोग उस द्रव को बहुत सारे फॉर्म में यूज कर सके। पहला स्वरस मतलब हम लोग जूस के फॉर्म में यूज कर सके, कल्क पेस्ट के फॉर्म में भी कर सके, चूर्ण पाउडर के फॉर्म में भी, एंड कवथ डिकॉक्शन मतलब काढ़ा के फॉर्म में भी हम उसे दे सके, वो एक ड्रग को मतलब हम उसे फॉर्मुलेट कर सके। देन है बहुगुण मतलब उस ड्रग में बहुत सारे गुण होने चाहिए। एक ड्रग मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीज में काम आ जाना चाहिए, वैसा वो ड्रग में वो गुण होने चाहिए। देन है संपन्न मतलब कि वो इनरिच्ड पोटेंट होना चाहिए, एंड वो मॉइस्चर एंड इन्फेक्शन से फ्री होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग जिस पेशेंट को वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें या फिर दे रहे उसको वो तो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उसको कोई और बीमारी हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि इसको हम लोग इन्फेक्शन एंड मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। एट लास्ट है योग्यम मतलब कि इसमें योग्य मतलब कि वो पेशेंट के लिए वो द्रव्य सूटेबल होना चाहिए, एंड हम लोग उसके रीजन एंड सीजन के अनुसार ही वो द्रव्य उसको प्रिस्क्राइब करें। तीसरा है हमारा उपस्थ परिचारक, अटेंडेंट और यू कैन से नर्स। तो इसमें पहला आता है अनुरक्त मतलब अफेक्शन, जो भी अटेंडेंट हो वो अफेक्शन प्रोवाइड करे वो उस पेशेंट को और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। देन सूची दैट इज प्योरिटी, जो मैंने पहले भी बताया, ना कि सिर्फ हाइजेनिक ही, मतलब वो साइकोलॉजिकल से भी वो प्योर होने चाहिए, एंड वो मतलब उनके माइंड में कोई भी एविल थॉट नहीं आनी चाहिए, एंड प्रोफेशन के प्रति वो पूरे डेडिकेट होने चाहिए एंड डिवोट होने चाहिए। आफ्टर दैट दक्ष मतलब स्किल्ड होने चाहिए, उनके पास भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट ट्रेन होने चाहिए वो, एंड नर्सिंग कैसे होती है उनके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। एंड है फिर बुद्धिमान मतलब वो इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए। अब आता है रोगी, जो हमारा चतुष्ट पाद का लास्ट है। रोगी का मतलब पेशेंट। पहला तो अध्याय मतलब वो इतना वेल्दी होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए ताकि वो अपना ट्रीटमेंट को अफोर्ड करा सके। देन विश्वास मतलब कि वो उस फिजिशियन के प्रति ओबेडेंट होना चाहिए एंड उसकी सारी इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए। देन ज्ञापक मतलब कम्युनिकेटिव, एंड वो अपने मतलब डिजीज के बारे में उनको बता सके, अगर उसके फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज कभी हुई या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुई उससे रिलेटेड वो डॉक्टर को बता सके। एंड आफ्टर डेट सत्यवान मतलब करेजियस, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी ट्रीटमेंट कराने के लिए विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कोई भी मिजरेबल सिचुएशन आ गया उसको टॉलरेट करने के लिए। सो वो रोगी सत्यवान होना चाहिए, मतलब करेजियस होना चाहिए। अब चतुष्ट पाद के बाद आता है टाइप्स ऑफ डिजीज दैट इज रोग। सो रोग दो तरह के को डिवाइड किया गया। पहले तो साध्य मतलब जो क्योर हो सकता है, एंड असाध्य जो क्योर नहीं हो सकता। तो पहले देखेंगे साध्य। साध्य में दो आता है, सुख साध्य और कृच साध्य। सुख साध्य मतलब कि वो उसमें इजीली क्योर हो जाए वो पर्सन। तो इसमें जो है जो पेशेंट का जो बॉडी होता है वो सारे ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सकता है। वो पेशेंट यंग होना चाहिए, मेल होना चाहिए, एंड उसको अपने सेंस ऑर्गन मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर अगर उसको कोई भी डिजीज हुई है तो उसमें उसका वाइटल ऑर्गन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स ही शो करे, मतलब वो माइल्ड सिम्टम्स ही शो करे, दैट इज प्रग्रुप। एंड देन है कि दोष दूसरे देश काल प्रकृति मतलब अलग अलग होनी चाहिए, उसमें मतलब समानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर समानता होगी तो वो पूरे बॉडी को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर चुका होगा, इसलिए यहाँ पे डिसिमिलर बोल रहा है। फिर जो भी हम लोगों ने चतुष्पाद पढ़े वो पूरे आइडियल होने चाहिए, एंड प्लस वो अवेलेबल भी होनी चाहिए। एंड अगर उसको कोई डिजीज हुई है तो वो उसमें एक ही दोष रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, एंड वो एक ही पाथ में जा रही है, नहीं कि वो मतलब पूरे बॉडी में फैल चुके जिससे कि उसको ठीक होने में प्रॉब्लम हो, तो फिर वो सुख साध्य में नहीं आएगा। तो सुख साध्य में वो डिजीज जो हुआ है उसमें सिर्फ एक ही दोष रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए वो डिजीज के लिए। अब आते हैं कृत साध्य, मतलब इसमें ठीक तो वो पसंद हो जाएगा बट कुछ डिफिकल्टी होगी। कैसे? उसको कुछ डिफिकल्ट मेथड से गुजरना पड़ेगा, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, शार्क एप्लीकेशन मतलब एल्कलीज का, या फिर कॉटराइजेशन का। इसमें टाइम लगेगा ठीक होने में, एंड इसमें कुछ सिम्टम्स भी होंगे जो इनक्यूरेबल होंगे। अब है असाध्य। असाध्य में
जो इनक्यूरेबल हो। याप और अनुपक्रम आता है। तो याप का मतलब है मैनेजेबल, मतलब वो बस मैनेज हो सके। तो इसमें हम लोगों ने जितने भी साध्य रोग के फीचर्स देखे, इसमें सारे अपोजिट फीचर्स आएंगे और इसमें सिर्फ पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा कुछ पीरियड्स के लिए और कुछ रेजिमेन को अडॉप्ट करने के बाद। इसमें डेथ तो निश्चित होती है एंड मतलब हम लोग सिर्फ उसके एज को बढ़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल फूड, ड्रग और एक्टिविटीज। देन आता अनुपक्रम, मतलब अनमैनेजेबल, वो मैनेज भी नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लाइक एनेक्सिटी, रेस्टलेसनेस, अनकॉन्शियसनेस। इसमें सेंस ऑर्गन का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है जो अनुपक्रम वाले होते हैं एंड इसमें सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं एंड पेशेंट सिर्फ इसमें डेथ का वेट करता है। ये अनुपक्रम में आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोग ये छोटे से टॉपिक्स है कि मतलब कि इसमें पेशेंट, कौन से पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए डिस्कार्ड करना चाहिए। तो सबसे पहला कि पहले के टाइम पे राजा चलते थे, रूलर्स चलते थे, इसमें लिखा है रूलर्स, मतलब वैसे पेशेंट को जो रूलर्स हेट करता हो और फिजिशियन हेट करता हो तो वैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो ओबीडियंट नहीं हो फिजिशियन के प्रति उनको भी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। जो डॉक्टर की बात नहीं सुने, अटेंशन उनको नहीं प्रोवाइड करे एंड उनकी बात नहीं माने एंड वो कुछ अदर ही एक्टिविटीज में बिजी रहे, तो वैसे पेशेंट को भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। ऐसा संहिता में बताया गया है। और भी कुछ लाइनें जो संहिता में बताई गई है कि अगर जो मरने वाला हो, मतलब जिसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो, आपको लग रहा है कि मतलब वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसकी भी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर जो बहुत ही वॉयलेंट हो, बहुत ही ज्यादा कॉवर्ड हो, बहुत डरपोक हो, बहुत अनग्रेटफुल हो एंड खुद को ही वो डॉक्टर समझ रहा है, उसकी भी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। और जो फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करे उनकी भी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इसमें डिवाइड किए गए सूत्र स्थान, शारीर स्थान में। तो अष्टांग हृदय में यहाँ पे डिवीजन थोड़ा बताया है कि सूत्र स्थान है, शारीर स्थान, निदान स्थान है, चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है एंड उत्तर स्थान है। ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर चैप्टर्स है, लाइक सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स है, शारीर स्थान में 6 चैप्टर्स है, निदान में 16, चिकित्सा में 22, कल्प में 6 एंड एट लास्ट उत्तर स्थान में 40 चैप्टर्स है। तो हमें अभी बीएमएस फर्स्ट ईयर में सूत्र स्थान सिर्फ पढ़ना है 30 चैप्टर, जिसमें हमने अभी आयुष काम्य अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें आयुष काम्य अध्याय, दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड सो ऑन, बहुत सारे चैप्टर्स है जो हमें इसे अभी कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज तो आयुष काम्य अध्याय कंप्लीट हो गया। होप आपको आयुष काम्य अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। So that's all for today and stay tuned to this channel for latest update, and if you're new to this channel then please subscribe, and so thank you for watching. See ya, have a good day and bye bye.